हाय गाइस। तो पहले तो आपका स्वागत है सितंबर 25 बैच का फर्स्ट वीडियो में। ठीक है। ये ये बैच हम लोगों में पहले कुछ इंट्रोडक्टरी कुछ बोल देते हैं कि ये बैच में क्या होगा कि ये बैच में हर एक चैप्टर्स का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। हैंड रिटन नोट्स, वो भी कलर्ड वाले। ठीक है। कलर किया होगा सारा कीवर्ड्स हो सके, फिर मतलब जितने भी सारे हैं आप जब ये देखोगे आप लोग। और वो लाइक ऐसा होगा कि जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे नोट्स प्रोवाइड होंगे। जैसे अभी चैप्टर 1 हो रहा है तो ऑलरेडी मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ऑडिटूड गौरव, उसमें ऑलरेडी ये चैप्टर 1 का नोट्स पिन किया हुआ है। ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वो लिंक से जाके आप देख सकते हो नोट्स को। ये नोट्स में मेरा जो ये मेरा फर्स्ट नोट था। ठीक है। ये मतलब बहुत पहले नहीं, कुछ टाइम पहले बनाया था, तो इसमें मेरा हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन ये अगले वाले नोट से, जैसे चैप्टर 2 हो गया, इसके बाद वाला मेरा चैप्टर 11 आएगा। अगले वाले नोट से क्या होगा कि वो कंटिन्यूअसली इम्प्रूव होते रहेगा। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई दिक्कत आना चाहिए। ठीक है। और अगर दिक्कत आए भी तो आप, मेरा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट सेक्शन है, आप कहीं भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने का कोशिश नहीं, ऑब्वियसली मैं आंसर दूंगा ही। ठीक है। हाँ। तो ये आज फर्स्ट वीडियो होगा। ठीक है आज का। हाँ। और ये जो बैच है वो हर दिन आएगा, हर दिन ये बैच का क्लासेस आएंगे। और सुबह 11 बजे आएगा, तो क्या होगा आपके पास प्रॉपर पूरा दिन का टाइम होगा कि आप कभी भी टाइम लेके आप देख सकते हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 ऑफ पेरेंटल ऑडिट। और मैं कोशिश, मतलब ये ना मैं लिखाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया ही होगा, तो मैं बस इसको ऐसे कर दूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। तो इसमें क्या होगा कि एक तो लिखने का जो टाइम जाता है ना, वो कम लगेगा। वो लगे, अगर कुछ, हाँ, अगर मुझे कुछ ऐसा लगा कि आपको लिख के समझाना है तो ऑब्वियसली मैं लिखूंगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना कम लिख सकूं, मेन समझाने में ज्यादा फोकस होगा ये बैच पे। ठीक है। क्योंकि मैं पिछले वाले बैच में क्या किया था कि बहुत बहुत लिखा रहा था। ठीक है। अभी उसमें क्या हुआ, उसमें अल्टीमेटली ना जो लिखने का टाइम है ना, वो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इसीलिए। ठीक है। चैप्टर 1 डेफिनेशन, अभी डेफिनेशन क्या है ऑडिट का एज पर एसे 200। ठीक है। एक है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। ठीक है। ऑफ एन एंटिटी, कोई भी एंटिटी का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। अभी एंटिटी कैसा होना चाहिए? वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, मतलब ये एनजीओ का भी और नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, और एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये तो आपको पता ही है कि नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का तो ऑडिट होता ही है। इररेस्पेक्टिव ऑफ इट साइज एंड लीगल फॉर्म, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट साइज और लीगल फॉर्म, इसका मतलब क्या है? वो स्मॉल कंपनी हो, लाइक बहुत बड़ा कंपनी हो, मीडियम साइज कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो और उसका लीगल फॉर्म कोई भी हो, उसका ऑडिट हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। तो ऑडिट का डेफिनेशन क्या है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, and the objective of the audit is to express an opinion on the financial statement. ठीक। अच्छा, इसमें और एक चीज बोला गया, द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क मतलब ऑडिट, शुड टेक केयर टू इंश्योर दैट, शुड टेक केयर टू इंश्योर दैट, क्या इंश्योर करने के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट would not mislead, financial statement would not mislead anybody,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। ऑब्वियसली जो ऑडिट कर रहा है ना, तो उसको तो लाइक ये टेक केयर करना ही होगा कि वो इंश्योर करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड नहीं कर रहा है, झूठा नहीं बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसीलिए बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ट्रू एंड फेयर व्यू, शुड शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है। दिस अभी ये कैसे करें? दिस ही कैन डू ऑनेस्टली बाय सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ, मतलब खुद को सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है। कैसे? दैट जो अकाउंट्स बना हुआ है, जो अकाउंट्स बना हुआ है ना, वो क्या बना, कैसे बना है? विथ रेफरेंस टू इंटरेस्ट इन, मतलब ये जो अकाउंट्स है ना, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर रेफरेंस करके बना हुआ है। और जो इंटरेस्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मतलब उसका प्रॉपर सपोर्टिंग होना चाहिए। None of the entries in BOA, none of the entries in BOA has been omitted. None of the entries in BOA has been omitted. In the process, in the process of compilation, in the process of compilation, and nothing which is not in books of accounts has found place in statement. ठीक है। कोई भी चीज जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे नहीं है, वो अपना जगह, उसको अपना जगह नहीं मिला है स्टेटमेंट से। ठीक है। मतलब ऐसा कोई एंट्री नहीं है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है लेकिन स्टेटमेंट में नहीं है, और ऐसा भी कोई एंट्री नहीं है जो स्टेटमेंट पे है लेकिन उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री है ही नहीं, तो स्टेटमेंट में आया कैसे? ठीक है। और क्या बोला गया? द इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, मतलब जो इंफॉर्मेशन है ना, वो ऐसा नहीं है कि बहुत लाइक कॉम्प्लेक्स करके रखा है। ठीक है। लाइक समझ ही नहीं आ रहा है कि ये बोलना क्या चाहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो इंफॉर्मेशन होना चाहिए है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो क्लियर है और अनएम्बिगुअस है, मतलब वो दो मीनिंग नहीं देता है, वो एक ही मीनिंग बोलता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन कंफर्मिटी विद ए, मतलब जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला है कि ये सबको डिस्क्लोज करने का, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अमाउंट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। ठीक है। एंड द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है ना, वो प्रेजेंट करता है ट्रू एंड फेयर व्यू के। ठीक है। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, एक तो हम लोग देख लिए कि ऑडिट का डेफिनेशन क्या है, फिर देख लिया कि कोई भी बंदा अगर ऑडिट करना चाहे तो वो कैसे करेगा टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, क्या क्या करना पड़ेगा, फिर हम लोग देख लिए। अभी ये ऑडिट का इनहेरेंट लिमिटेशन भी है। इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है ऑडिट का? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 5 टोटल इनहेरेंट लिमिटेशन है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, it is not an investigation, decrease in relevance and timeliness of information, and future events may cast doubt on entity as per intention। ठीक है। अभी एक एक करके समझते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट में नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या? आपको पता ही होगा कि ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो करते हैं हम लोग, उसमें बहुत सारा ना एजम्पशन दिया जाता है। जैसे कि सोचिए कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो कोई कैसे ठीक करेगा? वो एक बार के लिए आप ट्रेंड बेसिस पे आप देख सकते हो कि पिछले साल, पिछले 2 साल 3 साल में आपका डाउटफुल डेट्स कितना हुआ, उस हिसाब से। लेकिन फिर भी तो आप एज्यूम ही कर रहे हो ना। तो यही है कि जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी। जो जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट है ना, ऑब्वियसली वो इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी।
अभी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है ये आप अगले ही चैप्टर में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 11 में। तो मतलब चैप्टर 1 के बाद मैं चैप्टर 11 कराऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो अल्टीमेटली कनेक्ट करेगा आने वाले चैप्टर से। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आप ए से 10 में पढ़ोगे। एंड टू मेंटेन इंटरनल कंट्रोल एज नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अभी ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना, टू मेंटेन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसका खुद का ओन लिमिटेशन है। ये आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3 में। उसका खुद का ओन लिमिटेशन है, क्या है। ऐसा हो ही सकता है जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अल्टीमेटली, नॉर्मली तो बहुत सारी चीजों से मिलता है, उसमें एक है कि जो उसके अंदर के लोग हैं। ऑब्वियसली अगर सोचिए कि एक फैक्ट्री है, उसके अंदर के जो मैनेजर है, वर्कर है, सारे मिल गए हैं और सारे मिलके फ्रॉड कर रहे हैं। एक बॉस को वो सिर्फ फ्रॉड को ढूंढने में ना, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या रखा है कि भाई जो फैक्ट्री वर्कर्स है उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए मैनेजर्स है। अभी सोचिए मैनेजर और फैक्ट्री वर्कर दोनों मिलके ही घपला कर रहे हैं, बॉस कैसे ही पकड़ लेगा। ठीक है, यही है कि कल्यूजन एमंग एम्प्लॉय। अभी ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या लिमिटेशन हो सकते हैं। मेनली इधर दो लिमिटेशन, एक है प्रैक्टिकल लिमिटेशन, एक है लीगल लिमिटेशन। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है कि सैम्पलिंग। प्रैक्टिकल लिमिटेशन मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली आप, पॉपुलेशन मतलब क्या कि जिसको आप चेक कर रहे हो। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे आप, पॉपुलेशन अगर ज्यादा होता है तो ऑडिट के पास, ऑडिटर्स के पास एक प्रोसीजर है, वो होता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब आप सैंपल बेसिस पे कुछ अमाउंट ऑफ, नंबर ऑफ, जो भी है कि इनवॉइस हो गया, मतलब कुछ भी है वो आप चेक करो, लेकिन 100% नहीं चेक करो, कि 100% नहीं चेक करना होता है। ठीक है, उसमें क्या है कि अगर आप 100% चेक नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो तो आप 100% गारंटी तो दे ही नहीं सकते कि भाई प्रॉपर ठीक है। फिर है लीगल लिमिटेशन। लीगल लिमिटेशन में क्या है, मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। हम ऑडिटर मैनेजमेंट को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना ही होगा, हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते। हम लोग लाइक उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं दे तो हम लोग मॉडिफाइड ओपिनियन हम लोग दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। मॉडिफाइड मॉडिफाइड या तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आपको लाइक देना ही होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। फिर क्या है, मैनेजमेंट कमिट्स सोफिस्टिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड। मैनेजमेंट कमिट्स सोफिस्टिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड। अभी सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या, एंड ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मतलब समझ ही पा रहे हो आप कि मैनेजमेंट जो फ्रॉड किया है वो बहुत सोच समझ कर किया। तो ऑब्वियसली ऑडिटर के पास ये मतलब हो ही सकता है कि ऑडिटर के पास ये ऐसा हो ही ना कि वो उतना मतलब उतना सोफिस्टिकेटेड, उतना प्रॉपरली ऑर्गेनाइज फ्रॉड वो डिटेक्ट कर पाए। ठीक है, और क्या है, फेक ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टीज मतलब क्या, सोचिए एक ही बंदे का, उसके मम्मी पापा भाई बहन, मतलब एक ही, जैसे कि सोचिए मेरा नाम गौरव साहू है। ठीक है, मेरे मम्मी का एक बिजनेस है जिससे मैं खरीदता हूँ माल और कुछ भी हो, और मेरे भाई का भी बिजनेस है उससे भी मैं खरीदता हूँ। अभी क्या हो गया, अगर सोचिए कि मैं कोई रियल का माल खरीदूं भी ना, फिर भी ऐसा हो सकता है कि मैं दिखा सकता हूँ कि भाई मैंने खरीदा है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे घर वाले ही है।
तो मैं घर वाले मम्मी को बोल दूंगा कि आपको अगर कोई पूछे तो आप बोल देना कि खरीदे, ठीक है। और हम लोग तो ऐसे फेक बिल भी इशू कर सकते हैं, इसीलिए अभी क्या है, इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है। आप ऑडिट कर रहे हो टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है कि नहीं। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि आपको फ्रॉड डिटेक्ट करना ही पड़ेगा। डिक्रीज इन रिलेवेंस एंड टाइमलीनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है ऐसा हो ही सकता है कि वो अभी रिलेवेंट हो ही ना, ठीक है। तो अगर रिलेवेंट नहीं हो तो अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं है ये इंफॉर्मेशन का, ठीक है। और अगर इंफॉर्मेशन वो रिलेवेंट नहीं हो तो ऑब्वियसली आप ऑडिट में आप 100% एश्योरेंस नहीं दे पाओगे। और लास्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है कि फ्यूचर इवेंट्स में कास्ट डाउट ऑन एंटिटी एज गोइंग। फ्यूचर इवेंट्स मतलब क्या? सोचिए कि आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, अचानक से इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया, आपका बिजनेस पूरा बंद हो गया। अभी आप क्या करोगे? आप तो अभी कुछ कर नहीं सकते। अभी ये जो इंडिया इंडिया पाकिस्तान, ये तो आपके हाथ में नहीं। यही है कि फ्यूचर इवेंट्स मतलब फ्यूचर में कोई भी इवेंट्स ऐसा हो सकता है कि एंटिटी के ऊपर, एंटिटी का जो गोइंग कंसर्न है, हम लोग पढ़े ऐसे ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कि एक गोइंग कंसर्न बेसिस हम लोग फॉलो करते हैं अकाउंट्स में। तो ये है कि जो गोइंग कंसर्न बेसिस है उसमें ये ऐसा डाउट भी आ सकता है, कोई भी फ्यूचर इवेंट ऐसा डाउट कास्ट कर सकता है, ऐसा डाउट ला सकता है कि वो बिजनेस का जो गोइंग कंसर्न है वही नहीं रहे, लाइक बिजनेस ही नहीं चले, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहो तो उसमें सारे पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। अभी नहीं, एज जैसे जैसे आपका बैच स्टार्ट होगा जैसे जैसे बैच आगे बढ़ेगा उसी तरह। अभी देखिए जैसे आप देख ही पा रहे होगे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 11 में अभी काम चल रहा है। अभी चैप्टर नंबर 11 में काम चल रहा है कि चैप्टर नंबर 11 खत्म हो जाएगा तो मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद ये वाले चैप्टर के बाद चैप्टर नंबर 11 ही है, तो मैं इसीलिए मतलब बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, दिन रात जग के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से बन जाए। मैं आपको एक झलक दिखा सकता हूँ चैप्टर नंबर 11 का, अल्टीमेटली इसके बाद वाले चैप्टर ही है। ये देखिए, ये है, ये है। मैं बोला था ना कि मेरा थोड़ा हैंड राइटिंग इसके बाद वाले से अच्छा है। ये है, ठीक है। जैसे जैसे आपका बढ़ेगा तो आप मजा आएगा। ये चैप्टर नंबर 11, अभी इसके बाद से ये वाले जो फर्स्ट मेरा है ना, तो इसी में थोड़ा लाइक चैप्टर नंबर 2 से फिर इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर 3 में इम्प्रूवमेंट हुआ, चैप्टर नंबर 4 में इम्प्रूवमेंट है, चैप्टर नंबर 5 का अभी लगभग 60% कंप्लीट है, वो चल रहा है। फिर चैप्टर नंबर 11 तो चल ही रहा है, उसका चैप्टर नंबर 11 का लगभग मतलब ए से 210 तक खत्म हो चुका है, ए से 210 खत्म हो चुका है, ए से 220 SQC 1 लगभग खत्म होने के करीब करीब है। अभी आज ही के दिन SQC 1 खत्म हो जाएगा और इसे 220 भी हम लोग खत्म कर देंगे तो हो जाएगा आपका। कोशिश तो फुल करेंगे। हाँ, अभी एश्योरेंस एंगेजमेंट, अभी एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? इट इज एन एंगेजमेंट, इट इज एन it is an engagement in which practitioner draws and designed to enhance the confidence
designed to enhance the confidence of intended user of सॉरी ये ना मतलब ये फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर में ही थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी सारे में मतलब इससे तो लाख गुना अच्छा है। इंटेंडेड यूजर अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ये सबके बारे में आप पढ़ोगे, ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या है, इंटेंडेड यूजर क्या है, सारे अबाउट आउटकम ऑफ इवेल्युएशन व मेजरमेंट। आउटकम तो ठीक है लेकिन किसका, ऑफ इवेल्युएशन व मेजरमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ऑफ सब्जेक्ट मैटर अकॉर्डिंग टू सुटेबल क्राइटेरिया। ठीक है। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, एश्योरेंस एंगेजमेंट ये क्या है, एंगेजमेंट इन विच एन प्रैक्टिशनर draws and designed to enhance the confidence of the intended user other than responsible party about outcome of evaluation by measurement, about outcome of evaluation by measurement of subject matter of of subject matter according to suitable criteria। ये तो समझ में आया। अभी प्रैक्टिशनर क्या है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या है, इंटेंडेड यूजर। सुटेबल क्राइटेरिया मतलब ऑब्वियसली स्टैंडर्ड्स आप पकड़ सकते हो, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। अभी ये तीनों पार्टी एश्योरेंस एंगेजमेंट में तीन पार्टी है, क्या क्या है, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर। एश्योरेंस प्रैक्टिशनर यूजर मतलब क्या, हु प्रोवाइड्स एश्योरेंस, हु प्रोवाइड्स एश्योरेंस, जो एश्योरेंस देता है, मतलब एक सीए पकड़ लो। रिस्पॉन्सिबल पार्टी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या है, पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सुटेबल क्राइटेरिया। जैसे सोचिए कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इंटेंडेड यूजर क्या है, फॉर होम एश्योरेंस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। मतलब किसके लिए ये एश्योरेंस रिपोर्ट बनाया जा रहा है। अभी उसमें कौन हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, बैंक हो सकता है। जैसे कि शेयर होल्डर क्यों होगा, क्योंकि शेयर होल्डर उस हिसाब से कोई भी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करेगा। शेयर होल्डर को, हर एक शेयर होल्डर को एक इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए होता है कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मैनेजमेंट बना रहा है ना, तो मैनेजमेंट के ऊपर 100% ट्रस्ट कर नहीं सकते, तो कोई तो इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा। ठीक है। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट को अगर ग्रांट देना हो, सब्सिडी कुछ भी करना हो, तो उसको तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगेगा ही, वरना वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भरोसा करेगा कैसे। ठीक है। ग्रांट और फिर इंटरनेट यूजर और क्या हो सकता है, क्रेडिटर डेटर्स भी हो सकता है, कि क्रेडिटर जो आपको पैसा दिया है वो अगर मतलब बहुत ज्यादा पैसा दे दिया, तो ऑब्वियसली उसको तो एक बैलेंस शीट तो चाहिए होगा ना, कि आपका बैलेंस शीट उतना तगड़ा है कि उतना ज्यादा पैसा दे सकते हैं। बैंक भी, आप जब लोन लेने जाओगे बिजनेस लोन, तो ऑब्वियसली बैंक को भी एक फाइनेंस बैलेंस शीट तो चाहिए होगा ना, 3 साल का या फिर कुछ भी, कि भाई वो उसके ऊपर भरोसा करके दे सकते हैं लोन। अभी एश्योरेंस एंगेजमेंट में ना दो तरीके के इंफॉर्मेशन होता है, एक है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक होता है प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली पास्ट का, ठीक है, पास्ट का जो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब जो एजम्पशन लिया जा रहा है। ठीक है। बहुत बार हम लोग जब करते हैं ना,
तो ऑब्वियसली एजम्पशन लिया जाता है कि इतना बढ़ सकता है, इतना ग्रोथ हो सकता है, ये सब। ठीक है। अभी जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको लेके हम लोग दो तरीके के एश्योरेंस दे सकते हैं, एक है रीजनेबल एश्योरेंस, एक है लिमिटेड एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब क्या, मतलब एक एग्जांपल है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिमिटेड एश्योरेंस का एक एग्जांपल है इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड। ठीक है। और जो रीजनेबल एश्योरेंस देगा उसमें क्या, उसको उस एंगेजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑडिट एंगेजमेंट। एंड जो लिमिटेड एश्योरेंस देगा उस एंगेजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिव्यू एंगेजमेंट। ठीक है। और जो पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग क्या वो क्या देगा, मॉडरेट एश्योरेंस। तो तीन तरीके के एश्योरेंस दे सकते हैं, वो भी अलग अलग। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में मेनली क्या, दो ही तरीके के एश्योरेंस दे, लिमिटेड और रीजनेबल। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक एग्जांपल हो गया, वो क्या है, ऑडिट एंगेजमेंट। लिमिटेड एश्योरेंस क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड। वो क्या है, रिव्यू एंगेजमेंट। और पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसमें क्या है कि मॉडरेट एश्योरेंस दिया जाता है। कंपनी मतलब उसका एग्जांपल क्या है, कंपनी विल नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट इन द नेक्स्ट 1 ईयर। कंपनी विल नॉट बी डिक्लेयर्ड इन, मतलब ये एक नॉर्मल एश्योरेंस दिया जा रहा है कि हाँ कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होगा। ठीक है। रीजनल एश्योरेंस में क्या है, प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस कंपेरेटिवली लो लेवल ऑफ एश्योरेंस दिया जाता है। एक्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। इसके कंपैरिजन में इसमें फ्यूअर प्रोसीजर्स है। रीजनेबल कंक्लूजन, ऑब्वियसली रीजनेबल एश्योरेंस है तो रीजनेबल कंक्लूजन दिया जाएगा। और ये क्या है, लिमिटेड कंक्लूजन। ठीक है। ऑडिट एंगेजमेंट ऑब्वियसली जो रीजनेबल एश्योरेंस देता है उस एंगेजमेंट में क्या बोला जाता है, ऑडिट एंगेजमेंट, और इसको रिव्यू एंगेजमेंट। ठीक है। आज के दिन यही तक करते हैं। ये लगभग और दो ही पेज है। ठीक है, कल हम लोग दो पेज आराम से कर लेंगे। आ, ऐसे ना छोटा छोटा ही वीडियो करेंगे। ठीक है, उतना लाइक बड़ा सा कोई वीडियो नहीं करेंगे, उतना ज्यादा मतलब बड़ा बड़ा वीडियो करके उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को टाइम तो बच ही रहा है। ठीक है, आपको लिखना नहीं है तो आप क्या करो, आप ये जो पीडीएफ है ना, आप अगर होगा तो आप प्रिंट करा सकते हो या फिर आप डाउनलोड भी करा लो। वो क्या होगा, आप ना उससे आप पढ़ते रहना। ये तो इसका तो फिर भी मैं समझ सकता हूँ कि इसका हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है। इसके बाद वाले जो आएंगे ना, चैप्टर नंबर 11 हो गया। ठीक है, मतलब अच्छा अच्छा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। अभी क्या है कि चैप्टर नंबर 11 आएगा, चैप्टर नंबर 2 आएगा। चैप्टर नंबर 2 में भी बीच बीच में थोड़ा बहुत मतलब पहले पहले के टाइम पे, लेकिन अभी ठीक है। चैप्टर नंबर 3 आएगा। चैप्टर नंबर 3, ये एक एग्जांपल दिए हम। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में आपको मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिला आपको। चैप्टर नंबर 5। ठीक है। तो अभी मतलब ठीक है, जैसा जैसा टाइम आएगा उस हिसाब से। चैप्टर नंबर 4 का पीडीएफ आप देख ही सकते हो। ठीक है, वो ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड किया गया है। तो अगर आपको मन होगा कि देखने का तो आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 4 का पीडीएफ। तो चलो, कल लास्ट पार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। कल छोटा ही वीडियो करेंगे। उसके बाद हम लोग उसके बाद चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, एकदम अच्छे से करेंगे। बाय। और टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बाय।